A very good morning, students, and welcome to our daily session of the Hindu News Analysis. So, let's move on to the important news articles from today's newspaper. So, first is related to the steps which are being taken for the reforms in education sector. तो उसमें क्या है, कल हमने देखा था that bill was going to be introduced to tighten the norms for the unfair practices which are being conducted, like चीटिंग माफिया और पेपर लीक माफिया, उनको डील करने के लिए लाइक अभी क्या है, देन वी आल्सो सॉ कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज रिजाइंड एंड उनकी जगह पे क्या है, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने क्या है, हैज टेकन अप द चार्ज. नाउ द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ टास्क फोर्स ऑन एग्जाम. सो बेसिकली इट इज सेटिंग अप अ टास्क फोर्स, एक कमेटी बना रहे हैं जिसका काम क्या होगा, टू एंश्योर and to provide us a system that can be trusted and transparent and is tech driven. तो अभी क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट इज सेइंग दैट कि अब उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि है ये चीटिंग प्रूफ हो और क्या है, ट्रांसपेरेंट भी हो और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, सो दैट क्या है, ये जो पेपर लीक और ये जो चीटिंग का ये जो सिलसिला चल रहा है इसको एक एंड लग जाए, राइट. तो उसी जो पैनल की है टास्क फोर्स क्या है, सेटअप किया गया इसी पर्पस के लिए. तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. सो इट इज सेइंग दैट a high powered task force to be headed by the former UIDAI chairman Nandan Nilekani. तो नाम याद रखना, this task force would be chaired by Nandan Nilekani to recommend steps to make country's examination system leak proof and technology driven. तो इस पर्पस के लिए क्या है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नंदन नीलकानी एक जो है क्या है, एक स्पेशल टास्क फोर्स इज बीइंग लॉन्च्ड, जिसका काम है हमें ऐसा सिस्टम बता के देना कि कैसे हम ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम बनाएं, एक पेपर कंडक्टिंग सिस्टम बनाएं जो कि लीक प्रूफ हो और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो. तो इस पर्पस के लिए क्या है, दिस टास्क फोर्स हैज बीन सेटअप, राइट. एंड so previously this person has also worked with the union government to set up the Aadhaar ecosystem and the UPI ecosystem. तो उस उनमें भी इन्होंने क्या है, has guided the government कि कैसे इसको appropriately किया जा सकता है. Similar case में ही क्या, now they are asking कि you guide us on a examination pattern which is leak proof, right. So I hope this is clear. So good steps are being on the way undertaken for the reforms in the education sector. So finally the protest has brought some good things. Okay, so let's talk about the Commonwealth Games. As you all know, Commonwealth Games are being taking place. कहाँ पे हो रहे हैं? These are in Glasgow, Scotland में हो रहे हैं. एंड वी हैव डिस्कस कि इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरर कौन था ओपनिंग सेरेमनी में. फ्लैग बेरर इन ओपनिंग सेरेमनी इंडिया की तरफ से कौन था? दो लोगों के हमने नाम याद किए थे, इफ यू रिमेंबर. क्विज के सेशन में वो दो नाम थे. सो वन वाज लवलीना भार्गव एंड सेकंड वाज मीराबाई चानू. अभी तक इतना पढ़ा था, राइट. एंड देन नाउ गुड न्यूज हैज कम फॉर इंडिया. तो हमारे लाइक क्या है, दो मेडल्स आ गए हैं. सो मीराबाई मेक्स इट अ गोल्डन डे फॉर इंडिया. तो मीराबाई ने क्या है, मीराबाई चानू का क्या है, गोल्ड आ गया. एंड ऋषि कांता क्लिंचेस अ सिल्वर. तो दो मेडल हैं, एक गोल्ड है, सिल्वर है. थोड़ा सा पढ़ते हैं. सो ऋषि कांता सिंह फिनिश सेकेंड इन द मेंस 60 कैटेगरी. तो मेंस 60 कैटेगरी में क्या है, उनका सिल्वर मेडल है. ये साथ में आपने याद करते जाना, बिकॉज एंड पे एकदम से याद करेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बहुत सारे नाम लगेंगे. तो अभी क्या है, साथ साथ में रोज एक दो मेडल्स जैसे आते जाएंगे वैसे ही आप इसको क्या है, याद करते जाओ. एंड मीराबाई चानू हैज व्हाट वन द गोल्ड इन 48 kgs की कैटेगरी में. तो याद रखना, कैटेगरीज भी पूछ लेते हैं. तो ऋषि कांता का जो मेडल आया है, उनका मेडल आया है 60 kg
मेंस कैटेगरी में, और मीराबाई चानू का आया है 48 kg वुमेन कैटेगरी में। तो ये आपने याद रखना है। एंड इस मेडल जीतने के बाद ये मीराबाई चानू का क्या है, थर्ड लाइक गोल्ड हो गया है इन द कॉमनवेल्थ गेम। सो ये उनका थर्ड कंसेक्यूटिव विन है इन द कॉमनवेल्थ। तो याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं। Okay, let's move on to the next news. So it is related to the so it is a warning which is being issued by government to the seafarers about jobs in the volatile Black Sea. As we know that कि अभी क्या है, वर्ल्ड पे दो ऐसे मैरीटाइम जो हैं रूट्स हैं जिनके ऊपर क्या है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। एक तो मैरीटाइम रूट जो है दैट इज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास, वहां पे क्यों डिस्टर्बेंस है, बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग यूएसए एंड ईरान क्राइसिस, राइट। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। एंड अभी इसी क्राइसिस की वजह से एक दूसरा चोक पॉइंट भी डिस्टर्ब हो रहा है जिसका नाम है बबल मंडेब, जो कि किसके पास है, रेड सी के पास है, राइट। तो ये डिस्टर्ब हो रहा है। एक दूसरा रूट जो डिस्टर्ब हो रहा है मैरीटाइम ट्रेड में, और वो क्या है, यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट से इफेक्ट हो रहा है। And this is basically near what, Black Sea. सो ब्लैक सी में भी क्या है, बहुत डिस्टर्बेंस इस रूट में भी देखने को मिल रही है। अभी क्या है, यहाँ पे ट्रैवल करना भी क्या है, सेफ नहीं है, बहुत सारे मिसाइल अटैक्स होते रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट हैव नाउ इशूड वार्निंग टू द सी फेयरर्स अबाउट जॉब्स इन दिस वॉलेटाइल रीजन. So this is what is news. So external ministry on Sunday issued an advisory urging Indian seafarers to carefully assess the security risk. तो उन्होंने बोला कि you should carefully assess the security risk before starting any job on the ships जो आपको Black Sea और इसके adjoining maritime areas में लेके जाए, citing the increasing drone and missile attacks on the ships and the region and its high volatility, right, due to the ongoing रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या है, दे हैव इशूड एडवाइजरी। तो जैसे हमने मैप पे रेड सी का लोकेशन देखा है, अभी थोड़ा सा ब्लैक सी का लोकेशन भी देख लेते हैं, राइट। तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो लेट्स सी. So this is the location of Black Sea. So you can see this is Russia. Here it is Russia. And where is Ukraine? Here it is Ukraine. And this is the sea we were talking about, so Black Sea, राइट। तो ये क्या है, बहुत इफेक्ट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी पढ़ा था ना, एक पोर्ट के ऊपर जो है मिसाइल अटैक देखा गया शिप पे। तो कौन सा पोर्ट उस दिन हमने पढ़ा था, ओडेसा पोर्ट पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। तो हेयर इट इज ओडेसा पोर्ट, राइट। तो आपने सराउंडिंग कंट्रीज याद रखनी है थोड़ी सी, कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को सराउंड कर रही हैं। सो इट इज सराउंडेड बाय व्हाट, देयर इज रशिया, देन देयर इट इज यूक्रेन, देन देयर इज यूरोपियन कंट्रीज जैसे रोमानिया है, बल्गेरिया है, राइट। एंड देन देयर इज व्हाट, टर्की, जिसका नाम अब चेंज करके क्या हो गया, तुर्की है। एंड देन देयर इज जॉर्जिया आल्सो. So it is surrounded by all these countries, right? So Black Sea is basically what is it? It is a trade route. जैसे यहाँ से रशिया से ships आती हैं, move to the Black Sea and by the way of this Bosphorus Strait. जैसे हमने रेड सी के पास पढ़ा था द स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेव, ऐसे ही क्या है, ब्लैक सी क्रॉस करता है कौन सी स्ट्रेट को, बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करता है। एंड देन इट एंटर्स द सी ऑफ मार्मरा एंड इसके थ्रू होते होते फाइनली इट दिस रीचेस टू मेडिटेरेनियन सी. सो दिस इज द रूट. तो ब्लैक सी से इफ यू हैव टू रीच मेडिटेरेनियन सी क्रॉसिंग द सी ऑफ मार्मरा, तो आपको कौन सी स्ट्रेट को क्रॉस करना पड़ेगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा आपने याद रखना है। समटाइम्स दे आस्क कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है सराउंड कर रही हैं ब्लैक सी को, तो आपने याद रखना है the countries which are surrounding the Black Sea. एक सिंपल ट्रिक से आप याद रख सकते हो, टी बर्गर। तो बर्गर के साथ क्या पीना है, टी पीनी है। तो टी से क्या है, टर्की,
बी से क्या है इस बुल्गारिया, यू से क्या है यूक्रेन, आर से क्या है रोमानिया, जी से इट इज व्हाट जॉर्जिया एंड अनदर आर इज फॉर रशिया. सो रशिया, रोमानिया, जॉर्जिया, यूक्रेन एंड व्हाट बल्गेरिया, राइट. एंड टी से ही टर्की. तो इतने कंट्रीज इसको सराउंड कर रहे हैं. देन ये भी याद रखना है दैट ब्लैक सी समटाइम्स जैसे आस्क द क्वेश्चन कि सी ऑफ अजोव को सी ऑफ मार्मरा से कौन कनेक्ट कर रहा है. तो दिस इज सी ऑफ अजोव जो रशिया के पास है. इसको अगर आपने कनेक्ट करना है किसके साथ, सी ऑफ मार्मरा के पास जो कि टर्की के पास है, राइट. तो इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको किससे क्रॉस करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रॉस दिस ब्लैक सी. तो सी ऑफ अजोव को आप यू आर ट्रेवलिंग थ्रू ब्लैक सी, पासिंग थ्रू दिस बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि कहाँ पे है, टर्की में है, right. And then you have to like what you can enter into the Mediterranean Sea. तो this is the route. लेकिन अभी ये क्या है, highly disturbed route है. अब ये जो route है which is very important for food grains के export के लिए, बहुत सारा फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट होता है थ्रू यूजिंग दिस रूट. बट अभी ये क्या है, डिस्टर्ब चल रहा है ड्यू टू दिस ऑनगोइंग रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस. सो आई होप आपको लोकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा. यू कैन लाइक सी द इम्पॉर्टेंट सिटीज आर ऑल्सो मार्क्ड. जो एरियाज जो न्यूज़ में रहते हैं वो मोस्टली मार्क्ड है. डॉन्स तक भी इफ़ यू नो ये भी क्या है, वॉज इन न्यूज़. यहाँ पे भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, खारसोन में भी. तो सारे प्लेसेस जो इम्पोर्टेंट हैं वो लाइक आर मार्क्ड इन दिस मैप, यू कैन सी. सो क्रिमिया वो वाला हिस्सा जिसपे क्या है रशिया ने लाइक अटैक करके इसको क्या है एक्वायर किया था 2014 में, राइट. तो वो भी द क्रिमिया इज ऑल्सो मार्क्ड. तो आई होप यू हैव लाइक यू आर क्लियर विद द लोकेशन ऑफ द ब्लैक सी, राइट. कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था रेड सी. रेड सी क्या था, इट वॉज वॉट कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी टू द इंडियन ओशन, राइट. एंड अभी क्या वी वर रीडिंग अबाउट ब्लैक सी. सो आई होप दोनों की क्लैरिटी है आपको, यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड. सो लेट्स मूव बैक टू द न्यूज़पेपर. सो गवर्नमेंट ने क्या है इशू करी है वार्निंग की, अभी बहुत वॉलेटाइल रीजन है. तो अगर आप जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को एनालाइज करके जाओ. देन दिस वाज समथिंग जो मुझे थोड़ा सा लाइक लगा कि इट्स फनी व्हेन गवर्नमेंट मेक सच स्टेटमेंट्स विदाउट एनी appropriate supportive documents. So the Punjab government is saying that not a single paper leak case under the AAP government in Punjab. Recently ही पिछले एक साल में 3-4 पेपर लीक हुए हैं एंड दे आर सेइंग कि एक भी नहीं हुआ है. एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो इंश्योर करिए. ओके, सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अ न्यूज विच हैव ऑलरेडी डिस्कस. So ex-AIDMK MLAs to appear before speaker on July 30. किस पर्पस के लिए they are going to appear before the speaker? क्योंकि इनके ऊपर क्या है, एंटी डिफेक्शन चार्जेस आर बीइंग लेविड. तो एंटी डिफेक्शन केस से रिलेटेड क्या है, ये आर गोइंग टू अपीयर बिफोर द स्पीकर्स. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम की एंटी डिफेक्शन क्या है, फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड एंटी डिफेक्शन लॉ रिमेन्स इन न्यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो एंटी डिफेक्शन क्या है? So anti-defection law, as we have already discussed, it is a way to stop defections. Defection क्या है? To stop defection, to stop horse trading भी कह सकते हैं. तो क्या होता है बेसिकली, when a elected candidate, जब कोई एक कैंडिडेट जो कि क्या है इलेक्ट हो गया है, जीत के आ गया है फ्रॉम सम पार्टी, फ्रॉम पार्टी एक्स. आप पॉलिटिकल पार्टी एक्स को बिलोंग करते थे और उसने आपको टिकट दी, उस टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा और आप जीत गए, राइट. सिचुएशन इमेजिन करो. इलेक्शन जीतने के बाद क्या है, यू आर व्हाट लिविंग एक्स एंड ज्वाइनिंग व्हाट वाई पॉलिटिकल पार्टी. तो ये क्या हुआ,
ये तो आपने बिट्रे कर दिया ना पार्टी के साथ भी, जिसकी टिकट पे आप जीते आपने उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, इवन विद द पब्लिक। मे बी आपको लोगों ने इसलिए चुना बिकॉज यू वर बिलोंगिंग टू द, यू आर द कैंडिडेट ऑफ एक्स पार्टी, लेकिन जैसे ही आप जीते आपने वाई पार्टी को क्या ज्वाइन कर लिया। अब इसको ज्वाइन करने के मल्टीपल रीजन हो सकता है आपको वाई पार्टी ब्राइब कर रही है, राइट, और कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्या है आप उस पार्टी को छोड़ के जा रहे हो जिसकी सीट पे आप जीते हो, और अब आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। तो इससे क्या है, इनस्टेबिलिटी आ रही है। ऐसे भी तो हो सकता है बहुत सारे मेंबर्स छोड़ के चले जाएं और जिस पार्टी को छोड़ के गए उसकी गवर्नमेंट क्या है, फॉल डाउन कर जाए। तो ऐसी सारी चीजों को रोकने के लिए क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ आया, राइट। एंड ये कब आया, इसको लाया गया थ्रू एन अमेंडमेंट जिसका नंबर है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के थ्रू दिस एक्ट वाज ब्रॉट इनटू लाइक लाइफ। तो एंटी डिफेक्शन एक तो कंडीशन ये है, राइट, जिसमें क्या है, तो 3-4 कंडीशंस हैं जिसमें एंटी डिफेक्शन आपके ऊपर लग सकता है। फर्स्ट तो इलेक्टेड कैंडिडेट राइट लीव्स पार्टी एक्स एंड ज्वाइन पार्टी वाई, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या हो सकता है, यही इलेक्टेड कैंडिडेट सीधे सीधे पार्टी नहीं छोड़ रहा, लेकिन क्या है, पार्टी के जो ऑर्डर्स हैं, विप्स है, उसको क्या है, डिसोबे कर रहा है। विप को डिसोबे करने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल विप कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर बिल जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, कोई पर्टिकुलर बिल हैज बीन प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, राइट, और उसके ऊपर क्या है, डिस्कशन चल रही है, एंड पार्टी क्या डिसाइड करती है कि जब वोट होगी तो सारे हमारी पार्टी के लोग इसके लिए क्या वोट करेंगे, यस वोट करेंगे फॉर एग्जाम्पल। बट ये जो पर्सन है, ये पार्टी विप के अकॉर्डिंग, पार्टी विप ने क्या बोला कि आपने इस बिल की वोटिंग में क्या वोट करना है, यस, लेकिन ये क्या वोट कर रहा है, नो वोट कर रहा है। या ये पर्सन क्या कर रहा है, पब्लिकली क्या है, ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है जिससे क्या है, इट इज शोइंग अ डिसओबीडियंस टुवर्ड द डिसीजंस ऑफ द पार्टी जिसके साथ वो है, राइट। तो डिसलॉयल्टी दिखा रहा है। तो ऐसे सारे अगर चीजें भी कोई पर्सन कर रहा है तो उसके ऊपर भी क्या है, एंटी डिफेक्शन के तहत क्या है, उसको रिमूव किया जा सकता है उसकी सीट से, राइट। तो एक कैंडिडेट जो किसी एक्स पार्टी से जीत के आया, जीतने के बाद वो अपनी लॉयल्टी छोड़ दे और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, एक्स को छोड़ के वाई को ज्वाइन कर ले, राइट। तो उस केस में क्या है, उसकी सीट को वेकेंट किया जाएगा, कैसे, यूजिंग एंटी डिफेक्शन, कि तुमने डिफेक्शन की है पार्टी में। या दूसरी चीज क्या, कि वो कैंडिडेट सीट तो नहीं छोड़ के जा रहा, लेकिन बात कोई नहीं मान रहा, कोई आपके ऑर्डर्स नहीं मान रहा, कोई आपके विप को फॉलो नहीं कर रहा। आप कह रहे हो कि हमें क्या है, हाउस में यस वोट करना है, वो नो वोट कर रहा है, पब्लिकली वो पार्टी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है। तो ऐसी सारी सिचुएशन में भी क्या है, उसको उसकी सीट से निकाल दिया जाएगा यूजिंग एंटी डिफेक्शन, राइट। और दो कंडीशंस हैं, ये तो थी इलेक्टेड कैंडिडेट जो किसी पार्टी से आया। अगर कोई कैंडिडेट है जो कि क्या है, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता और जीत गया, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता, अकेला खड़ा होता है, और वो कैंडिडेट क्या है, इलेक्ट होके हाउस का मेंबर बन जाता है। अब आप अकेले खड़े हुए हो और जीत गए हो सकता है लोगों ने आपको इसीलिए वोट किया हो बिकॉज वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करना चाहते थे, या फिर इस आपको ही वोट किया है, लेकिन आप भी क्या है, इंडिपेंडेंट खड़े होने के बाद, पहले आप इंडिपेंडेंट हो, अब आप कोई यू ज्वाइन कोई XYZ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हो अपनी चॉइस की, बट इन दैट केस आपकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी, आपको वो सीट क्या है, खाली करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी इफ यू हैव वन द इलेक्शन इंडिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट जीते हो तो थ्रू आउट द टर्म आपको इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, राइट। एंड फोर्थ कंडीशन इज रिलेटेड टू अ नॉमिनेटेड कैंडिडेट। सो नॉमिनेटेड कैंडिडेट क्या है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हाउस का मेंबर बनते हैं, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं खड़े हुए होते, राइट, वो वोटिंग के लिए नहीं जाते, उनको नॉमिनेट किया जाता है हाउस में। और कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि साइंस के फील्ड में हैं,
राइट, जो कि आर्ट्स के फील्ड से हैं, जो कि सोशल सर्विसेज के फील्ड से हो सकते हैं, जो कि लिटरेचर के फील्ड से हो सकते हैं, राइट। तो इन कैटेगरीज के लोग जो कि इन कैटेगरीज में आउट परफॉर्म कर रहे हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि इनको हाउस का मेंबर होना चाहिए, तो इनको विदाउट वोटिंग इनको इलेक्शन में नहीं खड़ा किया जाता, इनको डायरेक्टली हाउस का मेंबर बना दिया जाता है बाय द नॉमिनेशन प्रोसेस। एंड ये नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राइट। जब प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करके हाउस का मेंबर बना देता है, सो दे बिकम व्हाट? मेंबर ऑफ द हाउस। तो इनको क्या है, 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर वो 6 मंथ तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करते और उसके बाद करते हैं, तो अगर वो आफ्टर 6 मंथ्स पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर भी क्या है, एंटी डिफेक्शन लग सकता है, राइट। तो याद रखना है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको थ्रू आउट ही इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपनी टेन्योर के। लेकिन अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट है जिसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है इन सारी कैटेगरी से, उनको चॉइस दी जाती है कि आप हाउस के मेंबर बन गए हो, ठीक है। अगर लेकिन आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी चॉइस की ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास कितना टाइम है? 6 मंथ। अगर आपने 6 मंथ तक नहीं किया तो इसके बाद आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन में कोई भी मेंबर क्या है, किसी भी मेंबर के ऊपर क्या है, एंटी डिफेक्शन चार्जेस लग जाते हैं, तो कौन डिसाइड करेगा ये एंटी डिफेक्शन चार्जेस के बारे में? सो दिस इज डिसाइडेड बाय व्हाट? स्पीकर से, स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस वुड डिसाइड, या स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करेगा कि एंटी डिफेक्शन चार्जेस जो लगे हैं आर दे करेक्ट और नॉट, राइट। और वो ही आपको रिमूव करेगा। अगर स्पीकर को लगे या चेयरमैन को लगे कि हाँ एंटी डिफेक्शन चार्जेस सही है, तो वो क्या है, उस पर्सन को उसकी सीट से क्या है, रिमूव कर देगा, राइट। अब क्या ये जो पर्सन जिसको रिमूव किया है, क्या ये कह सकता है कि मैंने तो एंटी डिफेक्शन नहीं की, मैंने तो डिफेक्ट नहीं किया पार्टी को, और मुझे क्या है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे पार्टी से ऐसे ही निकाल दिया, राइट। तो मेरे साथ क्या है, अनफेयर हुआ। तो क्या ये पर्सन कहीं जाके इस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है? तो यस, दिस डिसीजन कैन बी व्हाट? चैलेंज्ड। ये जो स्पीकर का डिसीजन है इसको चैलेंज किया जा सकता है इन सुप्रीम कोर्ट, राइट। एंड ये सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला था? इन किहोतो होलान केस। तो किहोतो होलान केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो स्पीकर का डिसीजन है कि किसी के ऊपर डिफेक्शन चार्जेस जो लगे हैं और उसको सीट से हटा दिया गया है, ये करेक्ट है कि नहीं, इसकी असेसमेंट की जा सकती है बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ये जजमेंट आई थी किहोतो होलान केस में। तो समटाइम्स दिस आस्क कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है, वो कौन सा है? तो आपने केस का नाम भी याद रखना, राइट। तो ये जो एंटी डिफेक्शन के चार्जेस हमने इतनी डिटेल में पढ़े कि इलेक्टेड मेंबर ऐसे नहीं कर सकता, नॉमिनेटेड मेंबर ऐसे नहीं कर सकता, राइट। ये सारे डिटेल्स कहाँ पे मेंशन्ड है? दीज आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल 10। सो शेड्यूल 10 में मेंशन्ड है क्या? एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड सारे चार्जेस, राइट। तो ये शेड्यूल ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। कब ऐड हुआ था? जब एंटी डिफेक्शन चार्जेस आए। तो एंटी डिफेक्शन चार्जेस कब आए हैं? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चार्जेस आए हैं। और उसी टाइम पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, शेड्यूल 10। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया कि एंटी डिफेक्शन क्या होते हैं, हु विल डिसाइड द एंटी डिफेक्शन, क्या एंटी डिफेक्शन चार्जेस को चैलेंज किया जा सकता है, कौन से केस में बोला है, और एंटी डिफेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया ऐड किया है तो शेड्यूल 10 ऐड किया है। सो होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। So let's move back to the newspaper. So अभी क्या है, because they are facing what anti defection के charges, so now they have to what? Appear before the speaker. So they are facing what? Disqualification proceedings under the provisions of 10th schedule. 10th schedule अब आपको समझ आ गया कि related to what? Anti defection. कौन सी amendment से add हुआ? 52nd amendment से, right? तो आपको सारा clear हो गया होगा, right? So this is what the case is going on in Tamil Nadu. So let's move on to the next news. Next news is related to, छोटी सी एक न्यूज़ है लेकिन याद रखना है। सो आंध्र प्रदेश ने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एआई एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, एक एआई एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है टू फोरकास्ट अबाउट द फ्लड्स।
कि फ्लड्स आने से पहले ही क्या है, आपको जो है एक आगाह किया जाए, आपको एक रिमाइंडर दिया जाए, आपको वार्निंग दी जाए, राइट। तो दिस प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड टू प्रिडिक्ट अर्बन फ्लडिंग बिफोर इट अकर्स सो दैट अथॉरिटीज कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स बिफोर हैंड, राइट। एंड इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, याद रखना है आपने, दिस इज व्हाट AI इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सिटी फ्लड। तो कौन से स्टेट में है ये याद रखना है आपने, दिस इज इन आंध्र प्रदेश, राइट। सो आंध्र प्रदेश ने क्या है, सिटी फ्लड अलर्ट, ये कंप्लीट नाम है इस पोर्टल, इस क्या है प्लेटफॉर्म का। तो ये पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। सो आज मेजरली न्यूज वर रिलेटेड टू द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, एंड उसके बारे में सब लोगों के अपने अपने कुछ कुछ व्यूज हैं, राइट, वो सब ही ज्यादा न्यूज में था। ओके, सो ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी भी डिस्कस करी है, लेट्स रिवाइज वंस। सो इंडिया इज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था इन द क्विज सेशन कि इंडिया का पहला जो डेंगू वैक्सीन है उसका नाम क्या है, क्यू डेंगा। तो याद रखना है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन, इट इज क्यू डेंगा। एंड ये क्या है, एक जापानीज कंपनी ने बनाया है, तो एक जापानीज कंपनी है जिसका नाम है ताकेडा, राइट। तो ताकेडा कंपनी का ये जो एक जापानीज कंपनी का है, उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया। एंड व्हाट इज दिस क्यू डेंगा, दिस इज इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। तो इसके बारे में इट इज सेइंग दैट इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा and is to believed to protect against all the 4 stereotypes of dengue. So den 1 से लेके डेन 4 तक 4 इसके जो स्टीरियोटाइप्स हैं डेंगू के, चारों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की ये बात कह रहा है। इट इज क्लेमिंग कि चारों के अगेंस्ट क्या है, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो अभी इट वुड बी सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये यूज करेंगे कि क्या इतना इफेक्टिव है जितना बोला जा रहा है, लेकिन अभी तो ये बोला जा रहा है, राइट। सो यंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट, एज 4 से लेके 60 ईयर्स तक आप क्या है सबको इससे वैक्सीनेट कर सकते हो, राइट। एंड इस बात से फर्क नहीं पड़ता वेदर यू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय डेंगू वायरस बिफोर और नॉट, चाहे आप इन्फेक्टेड हो चाहे नहीं हो, यू कैन व्हाट बी गिवन दिस वैक्सीन, राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखना। एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी ताकेडा, दिस इज व्हाट। नाउ इट इज इन डिटेल टॉकिंग अबाउट कैसे कैसे वो सारे प्रोसेस हुआ, जिससे क्या है उसको क्लियरेंस मिली एंड स्क्रीनिंग और सारी टेस्टिंग जो हुई उसके बारे में। देन इट इज इन डिटेल टॉकिंग अबाउट कि कौन से वेरिएंट पे ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो इतनी डिटेल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सो जस्ट आपको नाम और कंपनी का नाम पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन। तो एडिटोरियल में जो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द एक जो क्वेश्चन इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमेशा रहता है, हाउ टू बैलेंस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो उसी से रिलेटेड ये है, शशि थरूर जी का ये जो है एडिटोरियल है, तो पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। दे आर सेइंग दैट डू नॉट सरेंडर टू चाइना, डू नॉट डिपेंड ऑन यूएसए। दे आर सेइंग कि किसी भी सिचुएशन में आप ये भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते, दोनों ही राइट वे नहीं है। तो अगर यूएसए पे हम डिपेंड नहीं कर सकते तो यूएसए पे डिपेंड करके हम चाइना से लड़ाइयाँ भी नहीं ले सकते, राइट। और चाइना के सामने हम सरेंडर भी नहीं कर सकते, दोनों ही सिचुएशंस हमारे लिए क्या है, सही नहीं है। तो इसी के बारे में इट इज टॉकिंग इन डिटेल, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग दैट अ ग्रोइंग, अभी जो सिचुएशन चल रही है, राइट, और डोनाल्ड ट्रम्प का क्या है, इसका इरेटिक पॉलिसी शिफ्ट होता है। आज हमारे साथ दोस्ती है, रात को सो गए, सुबह उठ के पता नहीं क्या आ जाएगा उनके आत्मा में, एंड उठ के सडनली कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो जाएगी जिससे लगेगा कि अच्छा कल तो हम अच्छे दोस्त थे, आज क्या हो गया, आज हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा दिए,
अच्छा परसों फिर टैरिफ्स हटा दिए। सो उनका कुछ समझ नहीं आता। सो एक इरेटिक पॉलिसी शिफ्ट जो है आपको डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, देयर सेइंग कि इतना आप यूएस पे लीन कर रहे हो और उनके तो ऊपर आप भरोसा ही नहीं कर सकते, पता नहीं कल क्या हो जाए, राइट। तो उनके ऊपर भरोसा करके आपने वर्ल्ड ओवर अपने जो डिसीजंस लिए हुए हैं उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। वो कभी भी आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस दे देते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी वो पाकिस्तान से क्या उनकी एकदम से दोस्ती दोबारा से चालू हो जाती है, राइट। तो कुछ समझ नहीं आता, कभी H1B वीजा पे जो रूल्स है और टाइटन कर देते हैं, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इंडियंस पे होता है। तो देयर सेइंग कि यू कैन नॉट लाइक लीन ऑन यूएसए। सो देर इज अ डोमेस्टिक डिमांड कि आप चाइना के साथ जो है रिलेशनशिप्स क्या है इंडिया को सही करने चाहिए। बट व्हाट इज द ऑथर सेइंग दैट इसमें भी एक रिस्क है, दैट वी कैन नॉट लाइक जस्ट एकदम से, क्योंकि यूएसए हमारे साथ अच्छा नहीं बिहेव कर रहा तो हम एक तरफ एकदम से क्या है चाइना की तरफ मूव कर जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि दो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फ्रेंड्स, अभी आप पहले एक फ्रेंड के साथ आपकी बहुत दोस्ती थी, अब आप उसके साथ आपका अच्छा नहीं चल रहा, झगड़ा चल रहा है या आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही, तो सडनली आप उसको छोड़ के क्या है बी फ्रेंड के पास चले जाओ। तो वो बी फ्रेंड आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि वहां से कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो इधर आ गए हो, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग दैट इस सिचुएशन में तो एकदम क्या है हम चाइना के ऊपर चाइना पे लीन भी नहीं कर सकते और उस तरफ सरेंडर भी नहीं कर सकते। अब ही इज गिविंग मल्टीपल रीजंस कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो लेट्स सी। सो इट इज सेइंग दैट although the business lobby in India is suggesting that the confrontational approach towards Beijing was overly synchronized with Washington's strategic agenda of containment, तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपने चाइना के साथ इतना कॉन्फ्रंट्रेशन वाला जो सिचुएशन बनाई हुई है कि हम हाँ इनके साथ क्या है पीसफुली कोई चीजें रिजॉर्ट नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फ्रंट्रेशन मोड पे गए हुए हो, ये बेसिकली आपका अपना एजेंडा नहीं था या अपने लाइक नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं सोच रहे हो। आपने इसको जैसे यूएसए चाहता है कि हम कंटेन करें चाइना को, आप उसकी हेल्प करने में के चक्कर में आप भी लगे हुए थे। तो दिस इज द व्यू ऑफ द इंडियन बिजनेस लॉबी। तो दे आर सेइंग दैट कि ये अप्रोच हमें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, राइट। सो दे आर सेइंग दैट चाहे आप कुछ भी कहो, इंडिया इज डीपली रिलायंट। सो इंडिया क्या है, डिपेंडेंट है ऑन चाइनीज टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, इंडस्ट्रियल इनपुट्स एंड हमारा ये जो एंटी चाइना स्टैंड है इससे क्या है डोमेस्टिक ग्रोथ और क्या है उसको बहुत हिट आता है और बीजिंग की इकोनॉमी को हमारे ये सब करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो देर सेइंग कि ये जो आप यूएसए के पर्सपेक्टिव से सोच सोच की चीजें कर रहे हैं और चाइना के साथ इतना एंटी चाइना स्टैंड हमने रख रखा है, इसका डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बुरा इफेक्ट है। ये किसका थॉट प्रोसेस है? ये इंडिया की बिजनेस लॉबी गवर्नमेंट को बोल रही है, राइट। सो दे आर सेइंग कि इतना कुछ चीजें, तो इतना रॉ मटेरियल हमारा जो है चाइना से आ रहा है, सारी टेक्नोलॉजी का जो रॉ मटेरियल है वो सारी सप्लाई चेन का चाइना से ही होकर आ रही है और आपने उनके साथ ही ऐसे फालतू में लड़ाई कर रखी है या कॉन्फ्रंट्रेशन मोड में चल रहे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। एंड देर सेइंग कि हम वहां से क्या इम्पोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं रादर देन एक्सपोर्ट्स, तो उनको एज सच क्या है इतना कोई हमारे ऐसा करने से कुछ फायदा नुकसान नहीं हो रहा, रादर हमें ही नुकसान हो रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि हमें इसको रीथिंक करने की जरूरत है। सो व्हाइल द वार्निंग अगेंस्ट subordinating Indian interest to an unpredictable Washington is entirely valid। तो ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम वॉशिंगटन के हिसाब से मतलब यूएसए के हिसाब से अपने रिलेशनशिप्स अलाइन करेंगे, तो कहते हैं ये कोई अच्छी चीज नहीं है, दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन। लेकिन the primary domestic driver for China's reset is an influential business lobby obsessed with short-term balance sheets। तो they are saying, but ये जो व्यू पॉइंट आ रहा है किसका? बिजनेस लॉबी का, जो कह रही है कि आप क्या है चाइना के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे कर लो। तो कहते हैं ये कोई बहुत सोचा समझा उनका या डीप रूटेड या लॉन्ग टर्म पे सोचा गया उनका कुछ थॉट प्रोसेस नहीं है, ये बस उनकी सोच है टू इंश्योर कि उनको शॉर्ट टर्म्स में उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखते रहे, राइट। फॉर इयर्स
parts of corporate India have argued access to the cheap Chinese capital, machinery, and the active pharmaceutical ingredients, right? Which is indispensable for India's growth. तो they are saying कि ये जो इतना सारा business lobby बोल रही है उसके reasons ये हैं because they want to have what access to the चाइना का जो चीप रॉ मटेरियल आता है, जैसे एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि हमारे जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, वो क्या है चीप रेट पे हमें मिलता है चाइना से। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली मिलती रहे, इसीलिए जब जो बिजनेस लॉबी है वो चाहती है कि चाइना के साथ क्या है रिलेशनशिप अच्छे हों। बट दिस व्यू सफर्स फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक मायोपिया। ये क्या हम सिर्फ अभी का देख रहे हैं, पास का देख रहे हैं, इसमें दूर का नहीं देख रहे, दूरअंदेशी की कमी है ऐसे डिसीजन में, राइट। सो व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग दैट चाइना ने भी हमारे साथ कोई अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं रखी हैं पास में। तो इट इज ऑल्सो डूइंग उसके दे आर मेंशनिंग ऑफ द इवेंट्स जिसमें क्या है चाइना ने बहुत सारी एक्चुअली चीज़ें करी हैं जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो इंडिया और चाइना के बीच में है उसको ऑल्टर करने के लिए टाइम टू टाइम चाइना इज लाइक टेकिंग एक्शंस। जैसे फ्रॉम दिप्सांग इंसिडेंट हुआ 2013 में, धोकलाम इशू हुआ 2017 में, और फिर जो बहुत ही फेटल क्लैशेस जिसमें गलवान वैली, जिसमें बहुत सारे जो है आर्मी मैन इंजर हुए, राइट। तो गलवान वैली का इंसिडेंट, ये सब जो है दीज आर द डिफरेंट इंसिडेंट जहाँ पे चाइना ने अटेम्प्ट किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने के लिए, राइट। एंड ऑल्सो there are the continuous efforts done by China जिसमें क्या है अरुणाचल प्रदेश को पार्ट ऑफ चाइना शो कर रहे हैं। वो अपने मैप में दिखाते हैं, चाइना का मैप दिखाते हैं और उसमें इंडिया का अरुणाचल प्रदेश दे शो इट एज इट इज देयर पार्ट। एंड अपने मैप में वो अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे सिटीज के जो नेम है उनको चेंज करके चाइनीज नेम दिखाते हैं। So they are saying that Arunachal Pradesh is what part of China. So कह रहे हैं कि ये चाइना कर रहा है। So there are absurd claims over the state of Arunachal Pradesh. तो this all shows that भी चाइना भी हमारे साथ कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो हमारा डिसीजन है कि चाइना के साथ जो हमारे एंटी चाइना स्टैंड्स है वो इसलिए नहीं है क्योंकि यूएसए कह रहा है, चाइना के भी कुछ एक्शंस है जिसके लिए क्या है गवर्नमेंट को ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। So then it is saying that ये तो हो गया like at the बॉर्डर लेवल पे क्या हो रहा है। देन इकोनॉमिक कोवर्शन भी करता है चाइना। सो चाइना हैज रूटीनली यूज इट्स मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस एज अ पॉलिटिकल वेपन। तो क्या है वो कहते हैं ये सिर्फ ये हमारे साथ ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करते, अपनी इकोनॉमी को भी यूज करते हैं हमें क्या है डोमिनेट करने के लिए। जब भी उनको जरूरत लगती है कि अच्छा इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो सबसे पहले वो क्या है जितने भी क्रिटिकल रॉ मटेरियल वहां से आता है, राइट, उनके ऊपर क्या है वो रोक लगा देते हैं, राइट। सो दे विद होल्ड द क्रिटिकल मशीनरी इंडस्ट्रियल इनपुट्स, राइट। एंड जो रेयर अर्थ मटेरियल जिसकी क्या है 90% के आसपास की तो जो प्रोडक्शन है इनके चाइना के पास है, तो ये सब का जो है लाइक रोक देते हैं इंडिया में, राइट। सो दिस जब भी कोई बायलेटरल डिस्प्यूट होता है तो वो इकोनॉमी को भी यूज करते हैं टू प्रेशराइज इंडिया, राइट। तो जब वो इकोनॉमी को यूज करते हैं तो भी फिर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कहती है नहीं नहीं आप जल्दी से क्या है सिचुएशन सही करो चाइना के साथ। देन इट इज ऑल्सो सेइंग दैट एंड चाइना कीप ऑन सपोर्टिंग पाकिस्तान। एंड इसका क्लियर एविडेंट आपको मिल गया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बीजिंग ने क्या है एकदम से मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, राइट। रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी टू द पाकिस्तान। सो इट इज सेइंग दैट बाय प्रोवाइडिंग द रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, तो ये कोई पैसिव वे से इंटरफेयर नहीं किया, चाइना ने एक्टिवली क्या है पाकिस्तान का सपोर्ट किया। सो देन इट इज सेइंग दैट देन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल ही हमने पढ़ा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट P5 कंट्रीज हैं उसमें क्या है चाइना भी है।
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, अभी यूएनएससी के रिफॉर्म्स की बात चलती है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये 1945 की ऑर्गेनाइजेशन है, अब क्या 2026 आ गया, काफ़ी चीज़ें इसकी आउटडेट हो गई हैं, तो इसको क्या है उन आउटडेटेड चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है और इसकी मेंबरशिप को भी क्या है चेंज करने की ज़रूरत है। देयर सेइंग कि ये जो P5 मेंबर्स हैं, ये वर्ल्ड की अब प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट डायनेमिक्स को डिपिक्ट नहीं करते। सो इंडिया इज सेइंग कि हमें भी क्या है यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप की सीट मिलनी चाहिए, राइट। एंड देखो अभी आप अगर P5 मेंबर्स देखो तो क्या है, चाइना है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है और रशिया है। अब इसमें कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो साउथ अमेरिकन नेशंस को रिप्रेजेंट करे, तो साउथ अमेरिका की तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं जो किसी अफ्रीकन कंट्री से हो, तो अफ्रीका की भी कोई जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो दो कॉन्टिनेंट्स की तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, राइट। तो ये यूएनएससी की रिफॉर्म्स की ये मेंबरशिप की डिमांड है, वो एप्ट भी है कि यहाँ से भी कोई होना चाहिए, इनके कॉज के लिए भी कोई बोले। एंड देन इंडिया इज सेइंग दैट आई एम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, आई एम द कंट्री विच हैविंग वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो मुझे भी इसमें एक तो लाइक क्या है, आई ऑल्सो हैव द राइट टू बी पार्ट ऑफ दिस, राइट। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग व्हाट मोर देन लाइक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो मुझे भी राइट है इसका मेंबर बनने की। तो जब भी ये यूएनएसए में रिफॉर्म्स की बात होती है तो उसमें क्या है, एक कंट्री है जो वीटो करता है, और वो कौन है, चाइना वीटो करता है। तो दे आर सेइंग कि क्या क्या प्रॉब्लम्स तो हमारे लिए क्रिएट कर रहा है चाइना, तो आप खुद ही सोचो चाइना पे कैसे डिपेंडेंट हो जाए। एक तो क्या है, जब भी दिल करता है वो हमारे पास क्या है, बॉर्डर्स पे क्लैशेस शुरू कर देता है, राइट। फिर उनके साथ हमारे क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जो बॉर्डर्स डिमार्केटेड हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उस वो मैकमोहन लाइन जिसको बोलते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो मैकमोहन लाइन क्या है, इट इज अ नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट। देन वी हैव इश्यूज विद इट सपोर्ट्स व्हाट पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन इट अनदर इशू है, चाइना क्या हमारे जो है यूएनएससी में जब भी इंडिया की मेंबरशिप की बात होती है तो उसको वीटो करके ब्लॉक कर देता है। तो इट इज सेइंग दैट इट इज क्रिएटिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। देन क्या हमारी इकोनॉमी को भी हार्म करता है, कैसे, जब दिल करता है क्या, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स का जो है सप्लाई रोक लेता है। एंड देन इट ऑल्सो क्या है, इंडिया की मार्केट को फ्लड करा विद चीप लाइक मटेरियल, राइट। तो ये सारी चीजें चाइना कर रहा है। सो दे आर सेइंग कि ये जो गवर्नमेंट का स्टैंड है ये सिर्फ यूएसए से ड्रिवन नहीं है, हमारी अपनी भी डोमेस्टिक रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या है हम ये सारे डिसीजंस ले रहे हैं। सो क्या है, इफ इंडिया सरेंडर्स टू चाइना's इकोनॉमिक लीवरेज एंड सिग्नल्स दैट इट कैन नॉट सस्टेन अ prolonged standoff, Beijing will conclude that its strategy of multi-domain pressure is working. So now अगर हम आज भाग के चाइना के पास चले जाते हैं और रिलेशनशिप सही करने की बात करते हैं, तो ये क्या शो करता है, हमारी वीकनेस शो करता है कि हम इतना प्रेशर नहीं झेल पा रहे, राइट। सो हम क्या है ऐसे लगेंगे, वी आर व्हाट सरेंडरिंग टू चाइना, वी आर व्हाट डिपेंडेंट ऑन देम। तो इस सिचुएशन में हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट। सो इट इज सेइंग दैट अभी इंडिया क्या है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इट इज गोइंग थ्रू, जिसमें क्या है एक तो वो यूएसए पे भी क्या है रिलाई नहीं कर सकता क्योंकि वहां की पॉलिसी पे कोई भरोसा नहीं है भाई क्या हो जाए। एंड दूसरी तरफ आप क्या है चाइना पे भी लीन नहीं कर सकते बिकॉज वो क्या कहेगा कि आप सरेंडर कर गए हो तो उस चीज का मिसयूज करेगा। सो व्हाट इज द राइट पाथ, सो करेक्ट पाथ इंडिया के लिए एज पर ऑथर विच इट इज सजेस्टिंग, इट इज सेइंग द करेक्ट पाथ फॉर न्यू दिल्ली इज स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड इंटरनल फोर्टिफाइंग। तो ऑलवेज अ सोल्यूशन लाइज विद इन, एवरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाइज विद इन, तो वही है। सो इंडिया मस्ट एक्सेलरेट इट्स सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो जिन चीजों के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट, हमें उसका क्या है होम जो है उसकी सप्लाई चेन करनी चाहिए। वी नीड टू डाइवर्सिफाई ट्रेड पार्टनरशिप, एक ही कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। वी नीड टू व्हाट डाइवर्सिफाई आवर ट्रेड पार्टनरशिप अक्रॉस यूरोप, ईस्ट एशिया,
तो अब अगर आपने ध्यान से देखा हो, इसीलिए गवर्नमेंट इज व्हाट साइनिंग एफटीएस विद यूके, विद ऑस्ट्रेलिया, विद न्यूजीलैंड। ये क्यों है? बिकॉज हम अपनी ट्रेड पार्टनरशिप को क्या है डाइवर्सिफाई करें, सो दैट वी आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, राइट, एंड ऑल्सो बिल्ड अप इट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, राइट। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है, रादर देन थिंकिंग कि किस की तरफ खड़े हो, यूएसए की तरफ या चाइना की तरफ, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन लाइज विद इन दैट गवर्नमेंट नीड्स टू like take the appropriate steps at home. So I hope the article is clear. So the next editorial was also related to the this thing about the conflict only, that it is saying that the youth has risen against the authoritarianism. So it is saying that finally क्या है, इंडिया का youth is what protesting against the authoritarian regime. तो it is all talking about जो भी ये सारा भी protest हुआ for this NEET, right, and तो उसी के बारे में it is praising the youth of the country that they have risen as one, कि चाहे बहुत सारे एफर्ट्स किए गए उनको डिवाइड करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, चाहे उनको एंटी नेशनल बोला गया, राइट, बहुत सारी चीजें हुई, उनके ऊपर क्या है बहुत वायलेंस भी किया गया, बहुत सारा लेकिन लाठीचार्ज हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या है, दे वर नॉट डिवाइडेड बाय दीज आर्टिफिशियल डिवाइड्स एंड दे वर रिजन एज वन. सो दिस इज द विन ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया. तो उस चीज की अप्रिसिएशन द ऑथर इज डूइंग इन दिस आर्टिकल. So I hope this is clear. Okay, so let's move on to the new thing from the economy जो हमने इन शॉर्ट डिस्कस करी थी क्विज सेशन में. आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. Yes. So what is behind the vaults of India's gold exchange? So if you remember, I have told you few days back that National Stock Exchange of India ने launch किया है इंडिया के, क्या launch किया था? This EGRs. तो व्हाट इज दिस EGR एंड हाउ दिस वर्क्स उसको समझते हैं. तो बेसिकली क्या है, EGRs आर इलेक्ट्रॉनिक, तो मतलब डिजिटल फॉर्म में कुछ लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स. तो गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए क्या है, जो है एक स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई है, गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज, एंड ये कहाँ पे है, दिस गोल्ड एक्सचेंज इज ऑन is a part of National Stock Exchange of India, right, and वहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया by the name इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स. तो यहाँ पे इस नेशनल गोल्ड एक्सचेंज पे क्या होगा, ट्रेडिंग होगी किसकी, इन EGRs की. तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है गोल्ड एक्सचेंज पे ये जो ट्रेडिंग होगी, और यहाँ पे शेयर्स किस चीज के होंगे, शेयर्स होंगे गोल्ड से रिलेटेड, तो उनको क्या बोलेंगे, EGRs, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, राइट. तो इसको थोड़ा सा समझते हैं दैट हाउ दे आर actually going to work. So it is saying that why a gold exchange. वो कहते हैं कि दो इंडिया हैज अ फिजिकली गोल्ड ट्रेडिंग तो इंडिया में बहुत हो रही है कि आप सोना खरीद रहे हो थ्रू ज्वेलर्स, थ्रू द डीलर्स एंड ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन तो हो रही है, लेकिन इंडिया लैक द नेशन वाइड एक्सचेंज. तो एक स्टॉक एक्सचेंज जो था वो इंडिया में मिसिंग था, जिसमें क्या आप क्या है स्टैंडर्डाइज फिजिकल गोल्ड को जो एग्जैक्ट प्राइसिंग जो अभी चल रही है उसी पे आप क्या उसको उसकी बाइंग और सेलिंग कर, उसकी ट्रेडिंग कर सको, बाइंग और सेलिंग कर सको. तो वो एक नेशनल वाइड एक जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो मिसिंग थी, राइट. सो द गोल्ड एक्सचेंज ये जो हमने अब बना दिया है प्रोवाइड्स अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग स्टैंडर्डाइज फिजिकल गोल्ड. तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा, उस स्टैंडर्ड के फिजिकल गोल्ड की ट्रेडिंग होगी. बार बार इट इज सेइंग दैट फिजिकल गोल्ड, राइट. फिजिकल गोल्ड क्या है, एक्चुअली जो गोल्ड एग्जिस्ट कर रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव फिजिकल गोल्ड ऑफ 100 ग्राम्स. अब सिचुएशन समझना ये सारा कैसे वर्क करेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यू हैव जस्ट अ सेकेंड, यू हैव फिजिकल गोल्ड, आपके पास सोना है घर पे, राइट. कितना है, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम्स है.
और आप इसको अब क्या है, इसकी ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यू विल व्हाट, कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, ईजीआर। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में इसको कन्वर्ट कर लोगे, और ये जो फिजिकल गोल्ड है राइट, इसको क्या कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे विद द वॉल्ट। तो वॉल्ट में वो डिपॉजिट हो जाएगा, और जितना आपने गोल्ड करा है डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्राम्स किया, तो आपको 100 ग्राम गोल्ड के अप्रोक्सीमेट क्या है ईजीआर जनरेट हो जाएंगे, और जिसको क्या है आपके डीमैट अकाउंट में शो कर दिया जाएगा। ये कहाँ शो होंगे कि आपके पास 100 ग्राम गोल्ड के ईजीआर हैं, ये आपके डीमैट अकाउंट में शो होंगे। व्हाट इज डीमैट अकाउंट? ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप जो भी शेयर्स वगैरह बाय करते हो वो शो होते हैं, और आप अपने डीमैट के अकाउंट क्या है के थ्रू क्या है ट्रेडिंग करते हो ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक अकाउंट चाहिए जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो जितने भी शेयर्स आप बाय सेल करते हो वो किस में शो होते रहते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में भी। आपके पास इतने एक्स कंपनी के इतने हैं, रिलायंस के इतने हैं, भारत पेट्रोलियम के इतने, वट एवर जो भी कंपनी के हैं राइट, तो वो आपके इसमें शो होते रहेंगे। तो वैसे ही क्या होगा, आप फिजिकल गोल्ड लेके गए वोल्ट के पास, वोल्ट ने आपका गोल्ड जो है डिपॉजिट कर लिया, और आप जितना डिपॉजिट करा है उतने के एग्जैक्ट अमाउंट का आपको ईजीआर इशू कर दिया। और अब आप इस ईजीआर की क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो। कहाँ पे करोगे, ये जो नई गोल्ड एक्सचेंज बनी है, ये जो ट्रेडिंग है, जब भी आपको दिल करे यू कैन व्हाट अगेन रिडीम दिस गोल्ड। तो फिर से आप इसको रिडीम भी कर सकते हो कि हाँ बस मेरे पास, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडिंग और सेलिंग करी और लास्ट पे आपके पास फॉर एग्जांपल है आपने और बाय कर लिया, और अब आपके पास है 160 गोल्ड के अप्रोक्सीमेट ईजीआर। तो अब जब आप वॉलेट के पास जाओगे और आप उसको बोलोगे मुझे ईजीआर नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल गोल्ड चाहिए, तो वो डीमैट अकाउंट से 160 ईजीआर काट के आपको 160 ग्राम गोल्ड आपके हाथ में पकड़ा देंगे राइट। सो आई होप आपको प्रोसेस समझ आ गया कि इस सारे जो शेयर्स इशू शेयर बनेगा, जो ईजीआर बनेगा, जितने अमाउंट का बनेगा उतने का एक्चुअली फिजिकल गोल्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा उस वॉल्ट में राइट। अगर फॉर एग्जांपल उस वॉल्ट इज ट्रेडिंग ऑफ 1 kg के वो क्या है गोल्ड की ट्रेडिंग शो कर रहा है, तो 1 kg गोल्ड उसके पास होगा भी राइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इट इज सेइंग दैट, अब ये कैसे, अभी जो मैंने सारा प्रोसेस पढ़ा आपको समझाया, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। सो हाउ एन एजीआर वुड बी क्रिएटेड। सो द ओनर ऑफ द एलिजिबल फिजिकल गोल्ड, जो आपके पास फिजिकल गोल्ड है, यू विल डिपॉजिट इट विद द वॉल्ट मैनेजर। ठीक है, ये वॉल्ट मैनेजर सेबी के साथ रजिस्टर होगा, उसके पास आप जाओगे राइट। देन द गोल्ड इज वेड एंड वेरीफाइड, वो आप वे करेगा, आपने बोला 100 ग्राम से, अच्छा वो वे करेगा, वो चेक करेगा कि गोल्ड प्योर है, जो स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के वो बोल रहे हैं प्योरिटी के वो हैं कि नहीं राइट। सो इसको क्या है, इट वुड बी डिपॉजिटेड एंड नो ईजीआर कैन बी क्रिएटेड। तब तक कोई भी ईजीआर क्रिएट नहीं होगा जब तक उतने अमाउंट का फिजिकल गोल्ड डिपॉजिट नहीं होगा। इट मीन्स अगर आप 100 ग्राम गोल्ड के ईजीआर जनरेट करवाना चाहते हो तो क्या है आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए फिजिकल फॉर्म में भी 100 ग्राम्स गोल्ड, जिसको आप क्या है डिपॉजिट करोगे वोल्ट में राइट। देन दिस ईजीआर इज credited to the beneficiary's डीमैट अकाउंट एंड देन इट इज मेड ट्रेडेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज राइट। तो आप उसको क्या ट्रेड कर सकते हो। और जैसे ही ये जो ईजीआर है ये डीमैट अकाउंट में आ जाएगा तो इसकी फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी, एंड इट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू व्हाट शेयर्स, एंड आप इसको क्या है जितनी बार चाहे बाइंग सेलिंग कर सकते हो। सो इट कैन चेंज हैंड्स काउंटलेस टाइम विदाउट अ सिंगल ग्राम मूविंग आउट ऑफ द वॉल्ट। तो उतना वॉल्ट जो गोल्ड है वो वॉल्ट में ही रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग और बाइंग उसकी चलती रहेगी राइट। एंड ये साइकिल एंड कब होगा, सो लाइफ साइकिल एंड व्हेन द ओनर ऑप्ट्स फॉर द फिजिकल डिलीवरी। तो जब आप चाहोगे कि अब मुझे और ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे जितना मेरे अकाउंट में है उतने अमाउंट का फिजिकल गोल्ड दे दो, तो वो आपको दे देंगे और आपका जो है ईजीआर अकाउंट बंद हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर दैट हाउ दिस ईजीआर इज गोइंग टू वर्क राइट। ऐसा नहीं है कि इससे पहले गोल्ड ट्रेडिंग इंडिया में नहीं हो रही थी, गोल्ड ट्रेडिंग तो पहले भी हो रही थी, बट इट वाज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ईटीएफ्स राइट। एंड ईटीएफ्स क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें क्या है, इसमें जो ईटीएफ वाली गोल्ड ट्रेडिंग होती है इसमें ये सिर्फ शेयर्स होते हैं, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता उतना जितने के ईटीएफ होता है राइट। इट इज जस्ट
फंड जिसकी कॉस्ट को लिंक किया जाता है, जिसके प्राइस को लिंक किया जाता है गोल्ड के साथ, प्राइस लिंक टू गोल्ड। तो ईटीएफ और ईजीआर कैसे डिफरेंट है? ईजीआर में एक्चुअली गोल्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उस गोल्ड का आप क्या है कन्वर्ट करा के उसको ईजीआर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो, और जब भी आप उसको एंड पे रिडीम करना चाहो फिर से आप क्या है फिजिकल गोल्ड की तरफ मूव कर सकते हो। लेकिन ये जो ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सिर्फ फंड है, ये सिर्फ शेयर्स हैं, कोई फिजिकल गोल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस फंड का जो प्राइस है इसको लिंक कर दिया जाता है गोल्ड के साथ। जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा ये इस ईटीएफ का प्राइस भी बढ़ जाएगा, जब गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा इस ईटीएफ का प्राइस भी कम हो जाएगा। और इसकी बाइंग और जो सेलिंग है ईटीएफ पे दिस स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। जब भी आप ईटीएफ को रिडीम करना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ईटीएफ अब आप और ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, अब उसको बेचना चाहते हो, राइट, एंड उसको इन कैश करना चाहते हो, तो आपको एंड पे क्या मिलेगा? ईजीआर में तो क्या मिल रहा है गोल्ड, लेकिन ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है इसमें गोल्ड नहीं मिलता, इसमें आपको क्या मिलेगी? यू विल गेट मनी। तो यही बेसिक डिफरेंस था ईजीआर और ईटीएफ में, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जिसमें आप गोल्ड डिपॉजिट करा के ट्रेडिंग करके जब एंड पे चाहो तो फिर से आपके पास फिजिकल गोल्ड आ जाए, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसीलिए जो है सेबी केम अप विद दिस थिंग व्हाट EGRs, right? So I hope आपको क्लैरिटी होगी that how this EGRs work, right? So this was all from my side today. Thank you so much students.